हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैट्स के बारे में। तो आज हम कवर करेंगे फैट्स का इंट्रोडक्शन, उसके फूड सोर्सेस, फैट्स के फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसी तरीके से फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था वो कंपाउंड्स जिसमें आपको कार्बन देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब प्रेजेंट होते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फैट्स का स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीसी इन फील। जो हमारे फैट्स होते हैं वो थोड़ा ऑयली टाइप होते हैं, थोड़े ग्रीसी होते हैं और वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और फैट्स में हम एक और चीज़ को इंक्लूड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है वो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम फैट्स की कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल है। तो ये दोनों मिलकर एक फैट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो जब भी फैट बनता है, फैट के अंदर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स इकट्ठे होते हैं जो कि एक फैट फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि फैट्स और ऑयल्स की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? वो फैटी एसिड जिसके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसके साथ जितने भी एटम्स अटैच हैं वो हैं हाइड्रोजन के। सिर्फ वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ अटैच हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कुछ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कार्बन चेन से मिसिंग होते हैं, तो इसलिए उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। और असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? वो फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, वो हमें अपनी डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, वो है लिनोलेनिक एसिड और लिनोलीक एसिड। तो ये जो लिनोलेनिक और लिनोलीक एसिड्स हैं ये ज़्यादातर जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें मिलता है और मीट में मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, नट्स में मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तभी हमें अपनी बॉडी में ये फैट्स मिल पाएंगे। अब हम करेंगे फैट के फूड सोर्सेस क्या हैं। तो जो फूड सोर्सेस हैं फैट्स के वो है घी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोया ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो ये जितने भी मैंने ऑयल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब में आपको 100% आपको फैट्स मिलेंगे। लेकिन ये जो मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स एंड ऑयल सीड्स हो गए, एग्स हो गए, फ्लैश फूड्स, इसमें आपको नियर अबाउट 8 to 50% फैट्स मिलेंगे। एक चीज़ आप याद रखना, जितने भी ये सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें बहुत ही कम अमाउंट में फ़ैट प्रेजेंट होता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ फैट्स पे। तो फंक्शंस ऑफ फैट्स में क्या है? नंबर 1 इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फैट क्या है? एक तरीके से आपको कंसंट्रेटेड अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है वो फैट से ही मिलती है। ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 ग्राम फैट में आपको नियर अबाउट 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। ठीक है। 1 ग्राम फैट मॉलिक्यूल में आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं और ये जो अमाउंट होता है 9 किलो कैलोरीज, ये जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स से मिलती है ये उनका डबल अमाउंट है। अब कुछ अमाउंट जो होता है हमारी बॉडी में फैट का वो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और ज़्यादातर फैट क्या होता है हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारा वो फैट जाकर स्टोर हो जाता है। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं आपको कहाँ मिलेंगे? अंडर द स्किन के अंडर मिलेंगे और एब्डोमिनल रीजन जो होता है हमारा बेली एरिया, वहाँ पर आपको एडिपोज टिश्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। तो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू में क्या है? जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में, वो हमारे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रिटेन करेंगे, हमारी बॉडी में रहेंगे, तो क्या है, भूख आपको कम लगेगी। तो इसी तरीके से वो सटाइटी वैल्यू को मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्शन इज़ इंसुलेटिंग एंड पैडिंग। तो इंसुलेटिंग और पैडिंग में क्या इसका रोल होगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो काफ़ी सारी लेयर्स में हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्किन के अंदर आपको फैट मिलेगा काफ़ी सारा, तो वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। आपकी बॉडी की जो हीट होती है उसको मेंटेन करके रखता है। तो एक तरीके से वो इंसुलेटर का काम कर रहा है फैट, ठीक है। नेक्स्ट इज पैडिंग। तो पैडिंग क्या है, एक तरीके से फैट जो है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कवर करता है। कवर करने से क्या होता है, वो हमारी बॉडी को इंजरी से, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से प्रिवेंट कर सकता है, चोट लगने से बचाता है। नेक्स्ट एक्शन इज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो हमारा फैट है वो एक तरीके का सोर्स है जो हमें एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो लिनोलेनिक एसिड होते हैं और जो लिनोलीक एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, वो हमें बाहर से मिलते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का फैटी एसिड है, एक सोर्स है जो हम अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में लेकर आ रहे हैं। लास्ट एक्शन इज कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स या वाइटामिन्स ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो फैट होता है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को हमारी बॉडी में कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है, ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिल पाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैरियर एक्शन। अब हम आते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पे। तो फैट्स की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फैट्स हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते थे, ठीक है। तो जब इनका डाइजेशन होता है तो ये वापस से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ही ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको ब्रेक करने के लिए जिस एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सिर्फ हमारी बॉडी में दो ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और एक होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये आपको गैस्ट्रिक जूसेस में मिलेगा, ठीक है, और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है ये पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे फैट्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और हमेशा जब भी कोई एंजाइम को एक्शन लेना होता है तो जितने भी कंपाउंड्स उसके पास आ रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, इन फैट्स को सॉल्युबल बनाने के लिए यहाँ पे बाइल एक्शन में आता है। मतलब जो हमारा लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ताकि जो हमारे जो फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर सके। अकेला जो एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, ये फैट्स को ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आपके पास बाइल रिलीज़ नहीं होगा। जैसे ही बाइल रिलीज़ होता है वो फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, उसके बाद ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फैट्स का डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो फैट्स का मेन डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमने नहीं देखा कि डाइजेशन हो पा रहा है, क्योंकि अकेला गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास बाइल नहीं पहुंचेगा। बाइल आता है आपके पैनक्रियाज से रिलीज़ होके इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में ही मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है फैट्स का। अब जब फैट जो है हमारा डाइजेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अब ये एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ये हमारी इंटेस्टाइन में मूव करेंगे ताकि एब्जॉर्ब हो सकें। अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनको एब्जॉर्ब होने के लिए वापस से बाइल सॉल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन बाइल सॉल्ट्स का काम क्या होता है, ये इन मॉलिक्यूल्स को और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि वो वाटर में एक तरीके से सॉल्युबल यूनिट्स बनाएं, और वो जो सॉल्युबल यूनिट्स फॉर्म होती है उन्हें हम मिसील्स बोलते हैं। अब जब ये मिसील्स फॉर्म हो जाती हैं तो ये इजीली हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स में मूव कर सकती है, इंटेस्टाइनल सेल्स में मूव कर सकती हैं, ठीक है। अब ये एंड प्रोडक्ट्स चले गए इंटेस्टाइनल सेल्स में, वहाँ से ये जाएंगे हार्ट के पास, हार्ट से ये ब्लड के थ्रू एडिपोज टिश्यू में पहुँच जाते हैं। और एडिपोज टिश्यू मैंने आपको बताया था वो टिश्यूज़ जो आपको एब्डोमिनल एरियाज़ में मिलते हैं, जो आपके स्किन के अंडर मिलते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर जाके हमारा फैट्स स्टोर हो जाता है और दूसरा ये सेल्स के पास पहुँच जाते हैं ताकि ये ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये था इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन। तो नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड्स में प्रेजेंट होता है। अब वो फूड्स कौन से हैं, क्या सोर्सेज हैं कोलेस्ट्रॉल के? तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको मेनली एनिमल फूड्स में ही देखने को मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, एग्स, ऑर्गन मीट्स हो गए, घी, बटर एंड क्रीम। तो इनमें आपको कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। बट एक चीज़ याद रखना कि जो प्लांट फूड्स होते हैं, जितने नट्स, ऑयल सीड्स वगैरह या फिर वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। अब कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है हमारी बॉडी में? तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो एक मेन कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन्स का। मेम्ब्रेन्स आपको पता ही है क्या होता है, लेयर्स होती हैं हमारे टिश्यूज़ की या फिर सेल्स की जो कि हमारे ऑर्गन्स को कवर करती हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल ही वो लेयर फॉर्म करता है इसमें। फिर है लिवर, जो है वो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करता है ताकि बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो सके। और मैंने आपको अभी ही बताया कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फैट्स की डाइजेशन के लिए। अगर बाइल सॉल्ट्स होंगे तभी हमारे जो पैनक्रिएटिक लाइपेज हैं वो एक्शन ले पाएंगे और हमारे फैट्स को डाइजेस्ट कर पाएंगे। लास्ट सेक्शन है सिंथेसिस ऑफ मैनी हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी में जो काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं उसमें भी उनकी प्रोडक्शन में, उनकी सिंथेसिस में ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं।